साइकिल स्किड करते हुए, देखो इधर एक साइकिलिस्ट है, वो स्किडिंग होते हुए 10 मीटर्स तक आगे पहुंच गया, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ 200 न्यूटन फोर्स इज अपोज्ड ड्यू टू मोशन। अच्छा, इस प्रोसेस में स्किडिंग के दौरान इस साइकिल पे 200 न्यूटन का एक फोर्स लगा, है ना, विच इज अपोजिंग द मोशन। 200 न्यूटन का एक फोर्स लगा विच इज अपोजिंग द मोशन ऑफ दिस साइक्लिस्ट। सो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। सो वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल, देखो तो 200 न्यूटन का जो अपोज फोर्स है वो साइकिल पे लग रहा है बैकवर्ड की तरफ, और हमें पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो यही बोलता है टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर रोड साइकिल पे अपोज मोशन पीछे की तरफ लगा रहा है तो साइकिल रोड पे अपोज मोशन आगे की तरफ लगाए, ये रोड पे लगेगा, हाँ रोड पे, और ये वाला फोर्स आपका साइकिल पे। अब हमें वर्क डन किसका निकालना है, देखो वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल, यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल, है ना। तो रोड ने कितना वर्क डन किया होगा साइकिल पे, तो रोड की वजह से साइकिल पे फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ। तो सबसे पहले देखो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट इज सेम विच इज एफ डी कॉस थीटा। अब देखो रोड की वजह से साइकिल पे फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ। सो यू कैन प्लॉट द वेक्टर, फोर्स वेक्टर देखो आपका पीछे की तरफ है, और आपकी साइकिल आगे डिस्प्लेस हो रही है 10 मीटर्स आगे की तरफ। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बन रहा है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बन रहा है, देखो एक वेक्टर आगे जा रहा है, एक वेक्टर पीछे जा रहा है, दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स है, सो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। सो वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ डी कॉस 180 डिग्री। सर, हाँ बेटा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं, कब से नहीं दिख रही। अरे तो आप मेरे को अभी बता रहे हो, पहले बताना चाहिए ना, पूरे क्वेश्चन खत्म करने में। मेरे में ही प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको लगा आप में ही प्रॉब्लम है, किसी को नहीं दिख रहा? हाँ। नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बाप रे बाप, ओके, आई एम वेरी सॉरी। अब दिख रहा है? चलो फिर से रिपीट करता हूँ। देखो ये साइकिलिस्ट है, अब स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। चलो देखो, ये साइकिलिस्ट आगे की तरफ आगे चल रहा है, ठीक है, और इसकी साइकिल स्किड हो गई। स्किडिंग तब होती है जब आप साइकिल, चलती हुई साइकिल पे अचानक से ब्रेक अप्लाई करो तो आपकी साइकिल, गुजराती में आप क्या बोलते हो, लसड़ती हुई आगे जाती है, लसड़ती हुए बोलते हो ना। स्किडिंग का मतलब एक तरह से स्लाइडिंग होता है ना, है ना। गुजराती में इसका एक टर्म होता है, क्या बोलते हो आप, लसड़ती हुई आगे जाती है, लसड़ती हुई। आई एम आई करेक्ट? तो जैसे ही आपकी साइकिल स्लाइड होती हुई आगे जा रही है तो इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि रोड लगा रही है, और रोड ने साइकिल पे फोर्स लगाया, सपोज करो 200 न्यूटन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फोर्स ये रोड लगाएगी साइकिल पे उतना ही फोर्स साइकिल भी रोड पे लगाएगी आगे की तरफ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल। सो वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल, तो सबसे पहले मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स बाय रोड ऑन साइकिल। तो फोर्स बाय रोड ऑन साइकिल मुझे पता है कौन सी डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। फोर्स बाय रोड ऑन साइकिल, तो रोड साइकिल पे फोर्स कहाँ लगा रही है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो वर्क डन का कंसेप्ट तो वही है हमारा, वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो फोर्स वेक्टर आपका
पीछे की डायरेक्शन में विच इज 200 न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आगे की डायरेक्शन में विच इज 10 मीटर्स। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन। ठीक है, तो यहाँ से हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। देखो, दिस इज वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल which is equal to force कितना है 200, displacement is 10 meters, cos 180 is -1। तो देखो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ से -2000 joules। दिस इज द वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल। अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड, सपोज मैं आपको बोलूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड, क्या आप बता सकते हो? साइकिल रोड पे कितना वर्क करेगा? बताओ, साइकिल का रोड पे कितना वर्क डन होगा? फिर से डायग्राम को देखो, हमने वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल निकाला -2000 जूल्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड। तो साइकिल रोड पे कितना फोर्स लगा रहा है, पहले ये देखो। साइकिल जो है वो रोड पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ विच इज 200 न्यूटन। क्या रोड का डिस्प्लेसमेंट होगा? लेकिन क्या इस फोर्स की वजह से आपकी ऐसा है कि आपकी सड़क आगे मूव करने लग जाएगी? क्या आपकी रोड आगे मूव करने लग जाएगी 200 न्यूटन से? नहीं मूव करेगी ना। रोड कैसे मूव करेगी? ये डोरेमोन का गैजेट थोड़ी है जो हमने रोड को मूव करा दिया। डोरेमोन का गैजेट थोड़ी यूज कर रहे हो आप जो आपकी रोड भी आगे मूव करने लग जाएगी। आपने गैजेट यूज किया और आपकी रोड स्लाइड हो गई। क्या कभी रोड स्लाइड होती है? नहीं होती ना। तो जब आपकी रोड स्लाइड नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। सो वी कैन से दैट वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड विच इज इक्वल टू फोर्स, तो हमें पता है 200 न्यूटन, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0, है ना। एफ डी कॉस थीटा में यहाँ पे क्या 0 हो गया? डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया रोड का। जिस पे हम वर्क निकाल रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो उसका वर्क क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अभी तक आपने ये देखा, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में एक चीज़ कॉमन थी, जो आपका वर्क है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, और कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है। where theta is your angle between force vector and displacement vector. Theta is your angle between force vector and displacement. चलो एक और एग्जांपल देख लो आप। एग्जांपल नंबर 6.4 एनसीईआरटी का। सी एग्जांपल नंबर 6.4 ऑफ एनसीईआरटी। घर पे आप लोग सॉल्व नहीं करते लगता है मेरे को। देखो फिजिक्स ऐसी चीज़ है, थोड़ा आपको घर पे भी अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। फिजिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी जितनी आपको चाहिए। थोड़ा टाइम निकालो। एग्जाम्पल नंबर 6.4 देखो। इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बुलेट को फायर किया गया। इस बुलेट का मास आपको गिवन है। मास ऑफ द बुलेट इज 50 grams and speed of the bullet is 200 meter per second. ठीक है। on a soft plywood of thickness 2 centimeter, यहाँ पे एक प्लाईवुड रखा हुआ है जिसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द प्लाईवुड। इस पे बुलेट को फायर किया गया।
The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? है ना? The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. अब बुलेट क्या हुआ, इसमें से एमर्ज होती हुई, ये सॉफ्ट प्लाईवुड है, इसमें से बुलेट पास होती हुई इसको क्रॉस करती हुई आगे चली गई, और जैसे ही वो एमर्ज हुई तो उसकी जो एमर्जेंट काइनेटिक एनर्जी थी वो खाली 10% थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, जब बुलेट इस प्लाईवुड को क्रॉस करेगी तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा ना। जैसे ही बुलेट आप फायर करोगे इस प्लाईवुड को, जब वो क्रॉस करेगी कुछ एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी, और फाइनल एनर्जी उसके पास कितनी बची, दैट इज ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसके पास, हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। तो ये बुलेट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ इंटू मास का वैल्यू क्या 50 ग्राम्स मीन 0.050 kg इंटू 200 का स्क्वायर। तो ये तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो गई, सिर्फ 10% ऑफ इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका 10%, तो इसका 10% आप निकाल सकते हो इजीली, 10/100 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इसको कंपेयर कर लोगे हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर से, तो यहाँ से आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। यही तो हमको पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब ये तो देखो एनर्जी का क्वेश्चन था, इसमें तो वर्क की कहीं बात ही नहीं हुई है ना। ये तो सिंपल एनर्जी के बेस पे क्वेश्चन था कि अगर हमने किस बुलेट को फायर किया उसके पास टोटल इनिशियल एनर्जी इतनी है, जैसी वो किसी प्लाईवुड से टकराती है, टकराने के बाद जैसी वो बाहर निकलती है तो कुछ एनर्जी उसकी कम हो जाती है और फाइनल एनर्जी उसके पास सिर्फ इतनी बचती है। तो बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया, तो हमने सिंपल मैथ्स लगा के इसको सॉल्व कर दिया। बताओ इसमें फिजिक्स जैसा कुछ लगा क्या, ये तो सिंपल एनर्जी का क्वेश्चन था, काइनेटिक एनर्जी पे सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी सॉल्व किए हुए है ना। सिंपल एनर्जी वाले क्वेश्चन हम 9th क्लास में करते थे, जब आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया जाता था 9th क्लास में, तब आप ये सब सॉल्व करते थे। सबको समझ आ गया? यस, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू एग्जाम्पल नंबर 4? यस, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ, अब आपको नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आज। अब हमेशा देखो हमारा फोर्स ना कांस्टेंट नहीं रहता है। अभी तक हम क्या मान के चलते थे, हम अभी तक क्या पढ़ते थे, हम एक ब्लॉक लेते थे, उस पर एक फोर्स लगाते थे, उसकी वजह से हम वर्क डन वगैरह सब कैलकुलेट करते। पर आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक हमने जो भी फोर्स लिया है ये फोर्स हमारा कांस्टेंट होता था, और इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता था वो भी आपका कांस्टेंट होता है ना। तो दोनों फोर्स आपके कांस्टेंट होते। अब सपोज करो अगर आपके फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, सपोज करो आपका ब्लॉक मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे ज़मीन एकदम उबड़ खाबड़ है, ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन में मैंने आपका ब्लॉक रखा है, कहीं पे ऐसे उबड़ खाबड़ है, कहीं पे ऐसे उबड़। अच्छा, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल में आपको दिखा रहा हूँ। जब आप माइक्रोस्कोपिक में किसी भी सरफेस को ऑब्जर्व करोगे ना,
तो आपको वो सरफेस ऐसी रफ दिखाई देगी। व्हेन यू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप आपको ऐसी कुछ रफ सरफेस दिखाई। अब यहाँ पे आपका देखो, अगर आपको इस ब्लॉक की कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करना है तो मुझे फोर्स को बार बार चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे फोर्स मुझे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फोर्स और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स और कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मेरा जो फोर्स का वैल्यू है वो आपका x के साथ चेंज होता जाएगा। सपोज करो ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू x1 पे कुछ फोर्स अलग होगा, x इक्वल टू x2 पे फोर्स अलग होगा, x इक्वल टू x3 पे फोर्स अलग होगा, x इक्वल टू x4 पे फोर्स अलग होगा, है ना। अगर मुझे इस ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना है तो मुझे अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे ज़मीन ऊपर उठी हुई है, कहीं पे ज़मीन नीचे डिप्रेशंस है, इस तरह की रफनेस क्रिएट है आपके सरफेस। ठीक है, तो अब जो हमारा फोर्स है, अभी तक हम आइडियल सिचुएशन की बात करते थे जहाँ पे हमारा फोर्स कैसा होता था, कांस्टेंट होता था। लेकिन हमेशा आपका फोर्स कांस्टेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट योर फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, तो सपोज आपका फोर्स जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, फंक्शन ऑफ x का मतलब सपोज मैंने आपको फोर्स दे दिया F इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x न्यूटन्स। ठीक है, ये मैंने आपको फोर्स का वैल्यू दे दिया। सपोज करो मैंने आपको फोर्स का वैल्यू दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x न्यूटन, और अब मैंने आपको बोला बेटा मुझे वर्क डन फाइंड करके बताओ जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर्स, what is the value of work done under this force if I have displaced the object under this variable force from x equal to 0 to x equal to 5। तो अब आप FD cos थीटा नहीं लगा सकते। अब आप FD cos थीटा वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे फेल हो जाए। ये वाला फॉर्मूला तब लगता था जब आपका फोर्स कांस्टेंट होता था, है ना, फोर्स आपका कांस्टेंट होता था। अब आपका फोर्स वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो हम वर्क डन की डेफिनेशन लगाएंगे। हम पहले छोटा सा वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि फोर्स x का फंक्शन है तो हम पहले छोटा सा वर्क डन निकालेंगे। लेट्स से dw विच इज इक्वल टू f इंटू dx, f dot dx, this is your small work done। जब आपका फोर्स वेरिएबल होगा तब हम हमेशा पहले छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन। फिर टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले छोटा सा वर्क डन निकालते हैं। फोर्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू dx विद इन द लिमिट्स। कहाँ से कहाँ तक आपको निकालना है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट्स पुट करेंगे from x equal to 0 to x equal to 5। This will be your total work। ठीक है, तो अब आपको इंटीग्रेशन करना तो आता ही है, जल्दी से इसको इंटीग्रेट करके बताओ आपका वर्क डन कितना आएगा। ऑल ऑफ यू डू द इंटीग्रेशन एंड टेल मी द आंसर। इंटीग्रेट दिस टर्म फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, टेल मी द आंसर। सबको सॉल्व करना है ना, इंटीग्रेशन सबको आता है ना, मुझे पता भी चल जाएगा इंटीग्रेशन सबको आता है कि नहीं आता है। चलो
जल्दी से इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। ऑल ऑफ यू विल डू। यस, किसी का आंसर आया? यस, एनीवन गॉट द आंसर? थर्टी। पूजा पटेल का 30 आ रहा है। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? सबका आंसर आना चाहिए, सिंपल है, तो इंटीग्रेशन ही तो करना है। इंटीग्रेशन याद है कि भूल गए? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? अरे इतना टफ भी नहीं पूछ लिया मैंने आपको। 2 मिनट और वेट करें? चलो ठीक है, 2 मिनट और देते हैं आप लोगों को। आप लोग खुद से आंसर निकालोगे, आपको अच्छा लगेगा। वन 125 आ रहा है। अरे बाप रे बाप, इतना डिफरेंस आ रहा है आंसर में। एक का 30 आ रहा है, एक का 125। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कहाँ पे आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। बाकी ने तो निकाला ही नहीं है।
बाकी लोग सो रहे क्या? खुशी कटारिया, मैत्री शाह, मैत्री पटेल, ऋत्विक भूटानी, स्वास्तिक मिश्रा, खुशी सिंह, प्रियांशी, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5 है भाई। सबको आंसर निकालना है। इंटीग्रेशन तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो इंटीग्रेशन में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? देखो इधर, एक्स स्क्वायर डी एक्स करोगे, पहले एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? पावर रूल लगाओगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 विद इन द लिमिट्स फ्रॉम 0 to 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो पहले इसमें 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 3 प्लस, अब 5 इधर पुट करोगे तो 3 इंटू 25 अपॉन 2, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और यहाँ भी 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये 125 अपॉन 3 प्लस 75 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लोगे, 125 अपॉन 3 प्लस 75 अपॉन 2, ये आंसर आएगा 79.167। 79.167 joules. This will be your answer. ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन था। अरे इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करवाया आपको कितना, घर पे रिवाइज करो उसको। एक क्वेश्चन और करता हूँ, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको इंटीग्रेशन का, ठीक है? अब सब लोग करोगे? एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ इसी टाइप का, अब सब लोग ट्राई करना। हाँ, सबका सही आना चाहिए। अब चलो, सपोज करो फोर्स का वैल्यू हमें गिवन है 5x प्लस 6x क्यूब न्यूटन, and you have to find the work done when your body is displaced from x equal to 2 to x equal to 4. This is your initial, this is your final. Find the value of work done. You can see that this force is variable force. This is not a constant force. This is variable force. So जब भी वेरिएबल फोर्स होगा तो आपके दिमाग में इंटीग्रेशन आना चाहिए। जब भी वेरिएबल फोर्स होगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन आना चाहिए सबसे पहले। चलो अब इसको सॉल्व करके बताओ। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, 2 मिनट का टाइम आपको देता हूँ। सब लोग ट्राई करो और आंसर निकाल के बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब सबको ट्राई करना है, जिस तरह से बताया बस वैसे ही करो। एक बार सम दिखाओ। कौन सा वाला सम दिखाऊं? पहले वाला? पहले वाला सम देखना है क्या? पहले वाला सम ये रहा 79.167। कौन सा सम देखना है आपको बताओ, ठीक है? और अब जो आपको क्वेश्चन दिया है वो ये वाला दिया है।
एक फोर्स दिया है विच इज़ वेरिएबल फोर्स, और इसकी वजह से वर्क डन कितना होगा। आप सब लोग सॉल्व कर लोगे ना, या ये भी मैं बताऊं? ऑल ऑफ यू विल ट्राई? ओके, चलो ट्राई करो। अब सबका आंसर आना चाहिए, सबको अच्छे से लिखना है, पेन पेपर लेके बैठो और अच्छे से इसको ट्राई करो, करेक्ट आंसर निकाल के बताओ। हाँ, पूजा पटेल का आंसर आ गया 48। पूजा पटेल 48 आ रहा है। और किसी ने निकाला? मैत्री पटेल क्या कर रही है? खुशी कटारिया, मैत्री शाह, खुशी सिंह, प्रियांशी, विश्वा, स्वास्तिक, सबको आंसर निकालना बेटा। और किसी का आंसर आया? वी आर ट्राइंग इट। चलो ठीक है, जल्दी करो।
अच्छा, पूजा पटेल का 390 आ रहा है। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं अभी तक? चलो, अब इतना टाइम तो नहीं मिलेगा, मैक्सिमम टाइम मैंने आपको दे दिया। अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। खुशी सिंह का भी आ गया, देखो 390, 330 आ रहा है। खुशी सिंह का 330 आ रहा है, पूजा पटेल का 390 आ रहा है। अभी भी आंसर में गड़बड़ है। चलो चेक करते क्या मिस्टेक करी आपने। इसको इंटीग्रेट करोगे, वर्क डन इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। सो फोर्स का वैल्यू हमें पता है, फोर्स का वैल्यू कितना है, 5x प्लस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब into dx, and we have to integrate it from x equal to 2 meters to x equal to 4 meters, 2 meters to 4 meters। चलो, तो 5x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x स्क्वायर बाय 2। x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, 6 कांस्टेंट है, x की पावर 4 अपॉन 4। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, 2 से लेके 4 तक। तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे x की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 4 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करोगे 2, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करोगे सिंपल, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा था लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हो भाई। 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, 4 की पावर 3, 64 इंटू 6 कितना होता है, 64 इंटू 6 384, 384 माइनस, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 का स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, 4 6 जा 24। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 384 प्लस 40 माइनस 34। सो 384 प्लस 40 माइनस 34, 390 आ रहा है। 390 जिसका आ रहा है करेक्ट है। ठीक है, पूजा पटेल का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड।
पूजा पटेल ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। 390 जूल्स इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से सबको सॉल्व करना है, ठीक है। खुशी सिंह, कहीं पे मिस्टेक किया होगा बेटा, ध्यान से चेक करो उसको। और बाकी लोग तो आंसर ही नहीं निकाल रहे, क्या कर रहे? मैथ्स देख के डर जाते हो क्या? सिंपल तो इंटीग्रेशन था, क्या करना था इसमें? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब सपोज करो हमें एक फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। फोर्स इज वेरिएबल ना, फोर्स एक्स का फंक्शन है, मतलब फोर्स एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो सपोज करो फोर्स ऐसा कुछ फंक्शन आ रहा है आपको, फोर्स का कुछ कर्व इस तरह से आपको मिल रहा है, और मैंने आपको बोला वर्क डन निकालो। तो वर्क डन क्या होता है? देखो, हम जब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था कि इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। तो जब भी हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन में हम करते क्या है? सपोज करो मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ली और इसकी थिकनेस लिया dx, और इसके लिए फोर्स कितना है? F। तो जब आप F इंटू dx करोगे तो आपको इस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, छोटे से रेक्टेंगल। जब आप ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स को कंबाइन करोगे, छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे आपको इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स मिलेंगे। और जब आप सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकालोगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम जितने भी रेक्टेंगल्स है, ये सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया अंडर दिस कर्व, fx कर्व, विल गिव यू वर्क डन। एरिया अंडर fx कर्व विल गिव यू द वर्क डन। तो हमने देखो हर स्ट्रिप का एरिया निकाला और उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है वी आर इंटीग्रेटिंग द एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप। जितने भी स्ट्रिप्स हैं हम सबके एरिया को इंटीग्रेट कर, ठीक है। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ। सी एग्जाम्पल नंबर 5 इन योर एनसीईआरटी बुक। बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है इस कंसेप्ट पे। एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी। सपोज करो हमें fx कर्व गिवन है इस तरह से, ठीक है। दिस इज योर फोर्स एक्सिस, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, और यहाँ पे हमें कर्व गिवन है ऐसे। पहले आपका कर्व स्ट्रेट लाइन है और फिर आपका कर्व ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट A, B, C, this is your D, this is your E, and this point is F। अच्छा, ये आपका F फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब मैं दिया हुआ देखो, अ वुमन pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. So एक रफ सरफेस है और वहाँ पे एक वुमेन क्या कर रही है? एक ट्रंक को पुश कर रही है। मैंने आपको बताया था रफ सरफेस ऐसा होता है, और इस पे एक ट्रंक है बहुत बड़ा, और इस ट्रंक को वुमेन क्या कर रही है? पुश कर रही है। और पुश ऐसे कर रही है कि 10 मीटर्स तक तो वो फोर्स F लगा रही है, विच इज़ अ कांस्टेंट फोर्स। 10 मीटर्स तक उसका फोर्स बिल्कुल कांस्टेंट है, एंड आफ्टर 10 मीटर्स वो बहुत थक जाती है ना। अब इतना भारी सा आपका ट्रंक है और वो उसको धक्का लगा रही है, तो कुछ टाइम बाद वो थक गई और उसका फोर्स कम होने लगा, है ना। तो C से E तक उसका फोर्स देखो डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि वो थक जाती है, कुछ टाइम बाद वो फोर्स लगा के थक जाती है और फिर उसका फोर्स डिक्रीज होने लगता है।
और कितना डिक्रीज होता है, पहले 100 न्यूटन लग रहा था और फिर 100 न्यूटन से डिक्रीज हो गया 50 न्यूटन पे। 100 न्यूटन से फोर्स डिक्रीज हो गया 50 न्यूटन पे, ठीक है। पहले 100 न्यूटन फोर्स लगा रही थी यहाँ पे और फिर धीरे धीरे कम होते गया क्योंकि वो थक गई। 10 मीटर के बाद वो थक गई और उसका फोर्स जो है वो डिक्रीज हो गया 50 न्यूटन पे, ठीक है। तो द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज़ बीन मूव्ड इज 20 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस इस ट्रंक को हमने कितना मूव किया, 20 मीटर्स। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो आपका डिस्टेंस है दैट इज योर 20 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 मीटर्स कवर किया। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स which is 50 Newton versus displacement. Calculate the work done by the two forces over the 20 meters. ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन देखो, वर्क डन निकालना है हमें, तो वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व। अभी मैंने आपको बताया था अगर मुझे इसका वर्क डन निकालना है I will calculate the area of this fx curve. So मैं इस पूरे कर्व का एरिया निकाल लूँ। वर्क डन इज द एरिया ऑफ अंडर द कर्व। सो पूरे कर्व का आप एरिया निकाल सकते हो। तो जैसे ही आप एरिया निकाल दोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द fx कर्व, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकाल के बताओगे वर्क डन कितना आएगा, ठीक है। एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, देखो ये 100 है तो 100 इंटू 10, इसका एरिया कितना हो जाएगा। इस रीजन को 1 नाम दे दो। फर्स्ट रीजन का एरिया हो जाएगा 100 इंटू 10 और इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, What is the area of trapezium? कौन बताएगा। हाँ 100 इंटू 10,000 हो गया ना। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालोगे, ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, एरिया फाइंड आउट कर लोगे। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बताओ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी यहाँ पे देखो, 100 प्लस 50 इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है 10, तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो जब आप इसका टोटल ऐड करोगे यू विल गेट 1750 जूल्स। टोटल वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, 1750 जूल्स। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स भी इस पे लग रहा था, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ये तो आपका अप्लाइड फोर्स था जो वुमेन ने लगाया था, वो यहाँ पे लग रहा था। अगर मुझे इस एक्सिस पे फ्रिक्शन फोर्स को शो करना है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे शो करूँगा, देखो इधर फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होता है ना। अगर मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स शो करना है तो मैं इधर शो करूँ। सपोज करो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, -50 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, पूरी जर्नी में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा। अज्यूम दैट फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा। तो आपको ये नेगेटिव एरिया निकालना पड़ेगा। ये वाला जो एरिया होगा ना रेक्टेंगल का, जो नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है, दिस विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्योंकि नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे -50 इंटू 20, you will get -1000 joules.
फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आ जाएगा, -1000 जूल्स। ठीक है, तो वर्क डन हमने देखा है, वर्क डन जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है ना। वर्क डन के साथ कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वर्क डन में बी पॉजिटिव, वर्क डन में बी नेगेटिव एंड वर्क डन में बी ज़ीरो। यहाँ तक सब लोग क्लियर हो? यस, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? ठीक है, चलो आज हम क्लास यहीं पे एंड करते फिर, और आप लोग थोड़ा रिवाइज करो। मैं आज आपको और क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आज आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगा, सबको करना है। ठीक है, खुद से घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो आज हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं बेटा। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।